आज ललन टॉप शो में हम बात करेंगे कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में क्या बड़े नए डेवलपमेंट सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज में किस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी करने जा रहा है। विक्टिम अभया की मां ने टीचर्स डे पर अपनी बेटी के टीचर से क्या कहा है और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर किस मामले की जाँच होने वाली है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। मेरी बेटी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकूं। टीचर्स डे पर कोलकाता रेप और मर्डर केस की विक्टिम डॉक्टर अभया की माँ ने ये बात एक चिट्ठी में लिखी है। डॉक्टर अभया एक बदला हुआ नाम है, उनका असली नाम नहीं है ज़ाहिरन। ये चिट्ठी लिखी गई है उन तमाम शिक्षकों के नाम जिन्होंने उनकी बेटी को पढ़ाया था। अपनी बेटी को याद करते हुए उन्होंने सभी शिक्षकों को धन्यवाद कहा है। अब इस पूरे केस में 6 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पहले से ही लगे हुए हैं और इन्हीं आरोपों की जांच के लिए अब ईडी ने कमान संभाल ली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप घोष से जुड़े 6 ठिकानों पर ईडी ने सुबह सुबह छापा मारा। इसमें घोष का बेलिया घाटा वाला घर भी शामिल है। साथ ही हावड़ा, सोनारपुर और हुगली में भी छापे पड़े हैं। हुगली में जहां छापा मारा गया वहां संदीप घोष के करीबी का घर है। ईडी की टीम मेडिकल कॉलेज भी पहुंची थी। ये स्पष्ट यहां पर कर देना जरूरी है कि संदीप घोष पर यह छापेमारी रेप एंड मर्डर केस से जुड़ी हुई नहीं है। जैसा पहले बताया, ये वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। मेडिकल कॉलेज वाले केस की जांच तो पहले से ही सीबीआई कर रही है जो अपराध हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजी कर रेप एंड मर्डर केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंप दी थी। सीबीआई की इस जांच के खिलाफ घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, जिस पर 6 सितंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिका में घोष ने यह दलील दी थी, ये कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन यह आदेश देते समय मेरे पक्ष को नहीं सुना गया। संदीप घोष ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। अदालत ने यह मांग खारिज करते हुए कहा कि आप खुद आरोपी हैं, आप याचिका लगा करके खुद पक्षकार नहीं बन सकते। घोष पर वित्तीय अनियमितता का पूरा मामला क्या है वो भी बता देते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए घोष पर यह आरोप लगे थे कि जो कॉलेज के ही पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने लगाए थे। आरोप है कि अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे के निपटान और निर्माण टेंडर्स में भ्रष्टाचार किया गया। इस मामले की जांच अभी जारी है। अब इस केस से जुड़ा दिन का दूसरा अपडेट। आपको ध्यान ही होगा कि मंगलवार 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ममता सरकार के लाए नए एंटी रेप बिल को पास कर दिया था। इसे बोलचाल में अपराजिता कानून कहा गया। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की सहमति बाकी है, जो राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर होगी। इस बिल के आलोक में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण ही पेंडिंग है। सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार पहले भी ऐसा करती रही है। विधानसभा से पास हुए कई बिल की टेक्निकल रिपोर्ट राजभवन नहीं भेजी जाती है, इससे बिल पेंडिंग हो जाते हैं, जिसका आरोप ममता सरकार राजभवन पर लगाती है। अब ये मसला क्या है कि बिल तो भेज दिया लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी। सरकार की तरफ से कोई बिल राज्यपाल को भेजने का प्रावधान क्या होता है, तरीका क्या होता है, किन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है ताकि बिल जल्दी बिल स्वीकृत हो जाए, बता रहे हैं जानकार। गवर्नर को 3 ऑप्शंस होते हैं जब भी उनको बिल दिया जाता है। इट इज़ आइदर कि आप असेंट कर दें, बिल को पारित कर दें, या फिर आप उसको विदहोल्ड कर सकें कुछ वक्त के लिए, और या फिर तीसरा ऑप्शन होता है टू रिकंसीडर इट, जहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा से बिल भेजता है और कहता है कि साहब इसमें कुछ कमी पेशियाँ हैं या कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो ज़रूरी हैं, क्लैरिटी जिनके बारे में होना, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बिल को समझ करके उसको असेंट कर पाए। तो उस सिचुएशन में और उस सिनेरियो में टेक्निकल रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बिल के साथ, और उसको सीक कर सकता है गवर्नर सरकार से। अब सवाल आता है कि क्या वो बाउंड है सरकार जिसमें वो टेक्निकल रिपोर्ट साथ में उपलब्ध करवाए। तो अगर हम अनुच्छेद 200 कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं या संविधान में कहीं भी हम लोग देखते हैं, तो ये एक संवैधानिकता की ज़रूरत इसमें नहीं आती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। रादर इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो हम सरकार को देखते हैं कि जब भी कोई बिल दिया जाता है तो साथ में ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए उस पर्टिकुलर इशू को कि उसका क्या रेजोल्यूशन होगा और क्या उसमें फिनेंशियल कंसिक्वेंसेस होंगे या उसके सोसाइटल क्या असर पड़ सकता है, उन चीज़ों को कवर करते हुए वो टेक्निकल रिपोर्ट्स भेजती हैं।
तो अब जो इस वक्त की सिचुएशन है जहां पे ये क्लेम करना कि क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट की कमी की वजह से जो है वो बिल एसेंट नहीं हो पा रहा है, या उसको एक पॉलिटिकल गिमिक देना कि जिसमें ये कहा जाए कि साहब क्योंकि एक ऐसी ज़रूरत है कानूनी जिसकी ज़रूरत ना होने पे या क्लैरिफिकेशन ना मिलने पे इसका काफ़ी नुकसान होगा और बिल को एसेंट देने में कहीं से भी कमी पेशी संविधान नहीं देता है। रादर संविधान क्लियरली ये चीज़ कहता है कि आपको अगर क्लैरिफिकेशन सीख करना है, यू कैन अप्रोच द गवर्नमेंट, यू कैन कॉल फॉर द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, और वो आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। बिल के साथ एज सच टेक्निकल रिपोर्ट की कोई मैंडेटेड नेसेसिटी नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। याद दिला दें कि ममता सरकार के नए बिल में ये प्रावधान है कि अगर सेक्सुअल वायलेंस के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है या वो वेजिटेटिव स्टेट में चले जाती है, होशो हवास खो बैठती है, तो दोषी को मौत की सजा दी जाएगी। यही बिल आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यपाल को भेजा गया है, जिस पर अब उन्होंने ये टिप्पणी की है। राज्यपाल ने आगे कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस का एक हिस्सा भ्रष्ट है, एक हिस्से का अपराधीकरण हो चुका है और एक हिस्से का राजनीतिकरण हो चुका है। पीड़िता के माता पिता ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो दिल दहलाने वाली हैं, न्याय होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस मामले में पीड़िता के माता पिता ने भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें पैसों का लालच दिया था। बाद में टीएमसी ने एक और वीडियो जारी करके इस बात से इनकार किया था। इस पूरे मसले पर बीजेपी टीएमसी दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी का यही स्टाइल है, कुछ भी क्राइम हो कुछ हो, मुंह में पैसा फेंक दो, मुंह बंद कर दो। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है। इतने क्लब को पैसा देते हैं, ये चुप रहे क्योंकि क्लब हमारे यहाँ आंदोलन करता है, सामने आता है। ये जो दुर्गा पूजा पंडाल को, हजारों पूजा को पैसा देते हैं कि समाज के लोग पैसा लेकर चुप बैठ जाएं, उनकी सरकार उनके लोग जो चाहे करते रहे। ये जो उसी प्रकार अर्जीकर की जो पीड़िता, उसकी माता पिता को पैसा दे के मुँह बंद करना चाहते थे, अच्छा है उन लोगों ने नहीं लिया है, पूरा समाज उनके साथ है और जस्टिस चाहिए सबको, पैसा नहीं। जूनियर डॉक्टर्स लोगों का मूवमेंट करने का पूरा हक है। ये अर्जीकर इशू को लेकर, अभया का न्याय विचार के लेकर जो भी उनका डिमांड है उसको लेकर मूवमेंट का पूरा अधिकार है। लेकिन ये गरीबों को मेडिकल ट्रीटमेंट रिफ्यूज करके, काम बंद करके ये मूवमेंट नहीं हो सकता। पीड़िता के लिए जल्द न्याय की मांग करते हुए 6 सितंबर को भी कोलकाता के राजा बाजार इलाके में महिलाओं ने मार्च निकाला। भाजपा ने भी कोलकाता के कई इलाकों में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच चक्का जाम कराया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं छोटे में, 90 के दशक में सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर के लिए खोलने पर विचार कर रही थी। साथ ही ये भी सोचा जा रहा था कि देश के नागरिक जो भी पैसा शेयर और बॉन्ड्स में लगाते हैं उनका निवेश भी सुरक्षित रहे, निवेशक और कंपनियां नियम कायदे में रहें ताकि किसी के पैसे का नुकसान ना हो। इसके लिए साल 1988 में भारत सरकार ने सेबी का गठन किया। गठन के समय सेबी कोई वैधानिक बॉडी नहीं थी, लेकिन 1992 में भारत सरकार ने सेबी को एक वैधानिक बॉडी यानी स्टैच्यूरी बॉडी में तब्दील कर दिया। अब इसी सेबी पर बवाल मचा हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति कहते हैं, उसने सेबी के कामधाम के रिव्यू करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीएसी ने अपने काम के एजेंडे में सेबी के रिव्यू का भी जिक्र किया है और आसार जताए जा रहे हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को भी पेश होने के लिए कहा जा सकता है। खबरों के मुताबिक 10 सितंबर को पीएसी की पहली मीटिंग हो सकती है। तो इस पीएसी में कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी लिस्ट आप देख लीजिए। इसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और बाकी सदस्यों में हैं रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, निशिकांत दुबे बीजेपी से, के लक्ष्मण बीजेपी से, अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, सुधांशु त्रिवेदी, सीएम रमेश, अपराजिता सारंगी, अशोक चौहान, तेजस्वी सूर्या, ये सारे लोग बीजेपी से हैं। फिर डीएमके से हैं टीआर बालू, टी शिवा भी डीएमके से हैं, शक्ति सिंह गोहिल हैं कांग्रेस से, अमर सिंह हैं कांग्रेस से, जयप्रकाश कांग्रेस से, सौगत राय हैं टीएमसी से, सुखेंदु शेखर रे हैं टीएमसी से, धर्मेंद्र यादव सपा से हैं और मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी टीडीपी से हैं, वी बालाशौर्य जनसेना से हैं, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से हैं। अब सवाल यह है कि कमेटी ने सेबी का रिव्यू करने का निर्णय लिया क्यों। इसके केंद्र में है सेबी प्रमुख माधवी बुच। कारणों पर आने से पहले ब्रीफ में जानते हैं कि माधवी बुच कौन है।
1966 में उनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई मुंबई के स्कूलों में हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित में उन्होंने ग्रेजुएशन की। IIM अहमदाबाद से MBA की पढ़ाई की। 1989 से 1992 तक माधवी ने ICICI बैंक में बतौर प्रोजेक्ट फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर काम किया। 1993 से 95 तक इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में वो लेक्चरर रहीं, पढ़ाया उन्होंने। 1997 में वो फिर से ICICI बैंक से जुड़ी और 2006 में ICICI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई। 2006 में वो ICICI सिक्योरिटीज़ से जुड़ी और साल 2009 में ICICI सिक्योरिटीज़ की CEO बन गई। साल 2011 में ICICI से वो अलग हुई और 2017 तक अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में काम करती रहीं। साल 2017 में उन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य और निदेशक बनाया गया। साल 2021 में सेबी के सेकेंडरी मार्केट बोर्ड का प्रमुख उनको बनाया गया। 2022 में उन्हें सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, जिस पद पर वो इस वक्त अभी हैं। माधवी बुच के पति हैं धवल बुच, जो इस वक्त ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल नाम की 2 कंपनियों के प्रमुख सलाहकार हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ गिल्डन नाम की कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। अब आपने पात्रों को जान लिया इस कहानी के, ये जानिए कि PAC की जांच और पूछताछ के कारण क्या हैं। 10 अगस्त 2024 को अमेरिका की फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाए गए कि सेबी चीफ माधवी और उनके पति धवल ने देश से बाहर की कंपनियों यानी ऑफशोर एंटिटीज़ में हिस्सेदारी ले रखी है। हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वही कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल अडानी समूह ने अपने शेयरों में अपना ही पैसा लगाने के लिए किया। ऐसा करने से अडानी समूह के शेयरों के दाम बढ़े। ऐसे में ये इस तरह के इल्ज़ाम रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए हिंडनबर्ग की। सेबी अडानी समूह पर लगे पुराने कई आरोपों की जाँच कर रही है। ऐसे में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि चूंकि सेबी चीफ ने खुद अडानी समूह में पैसा लगाने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है, इसलिए सेबी चीफ की पोजीशन हितों के टकराव से भरी हुई है। इस रिपोर्ट के जवाब में माधवी बुच और धवल बुच ने एक साझा बयान जारी किया और इस बयान में ये कहा गया कि हिंडनबर्ग ने जिस निवेश की बात की है वो साल 2015 में किया गया था। उस समय माधवी और धवल दोनों सिंगापुर में एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पर रहते थे और माधवी को साल 2017 में सेबी का सदस्य बनाया गया था। ऐसे में निवेश का समय सेबी के सदस्य बनने से 2 साल पहले का था और नियमों के मुताबिक सदस्यता ग्रहण करते समय सेबी को सारे निवेशों के बारे में साफ तौर पर बता दिया गया था। तो ये उनकी ओर से सफाई आई। लेकिन सेबी चीफ पर इल्ज़ाम यहाँ पर खत्म नहीं हुए। न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसने 16 अगस्त के दिन एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला दिया गया और कहा गया कि साल 2017 से 2022 तक के अपने सेबी के कार्यकाल के दौरान माधवी बुच अपने पति के साथ मिलकर चला रही कंसल्टेंसी फर्म से भी रेवेन्यूज़ कमाती रहीं। रॉयटर्स ने यह भी कहा कि ऐसा करना सेबी के नियमों का उल्लंघन था। इसकी सफाई में माधवी ने कहा कि इस फर्म को वो नहीं, उनके पति ही चला रहे थे और इसकी जानकारी भी सेबी को दे दी गई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एकाधिक मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माधवी बुच पर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने ICICI छोड़ने के बाद भी ICICI से कमाई अपनी जारी रखी, ऐसे आरोप लगाए। ये कमाई उनके साल 2017 में सेबी सदस्य बनने के बाद भी जारी रही, ऐसा कांग्रेस ने कहा। इन इल्जामों के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच ICICI बैंक ICICI प्रूडेंशियल एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ESOP से 16 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल हुए उन्हें। कांग्रेस का दावा था कि बुच को सेबी चीफ के तौर पर मिलने वाली सैलरी से कहीं ज़्यादा इनकम प्राइवेट बैंकों से मिली। इसके बाद ICICI बैंक ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि माधवी को सैलरी नहीं दी गई, रिटायरमेंट के बाद वाले बेनिफिट्स दिए जा रहे थे। लेकिन मामला यहाँ पर रुका नहीं। ICICI के इस जवाब पर भी एक क्लेम आया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ICICI की ओर से दिए जा रहे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट माधवी बुच को दी जा रही सैलरी से बहुत ज़्यादा थे। वोकाट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकाट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है। जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकाट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकाट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन।
इन आरोपों के बीच सेबी के वर्क कल्चर को लेकर के भी सवाल उठे। 3 सितंबर को खबर आई कि सेबी के लगभग 500 कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है जिसका शीर्षक है अ कॉल फॉर रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा है कि सेबी में कामधाम का कल्चर विषैला है, यानी टॉक्सिक है। सेबी के अधिकारियों की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सेबी प्रमुख का बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना एक आम बात बन गई है। इस चिट्ठी में आगे इल्जाम लगाए गए हैं कि बुच का रवैया टीम के सदस्यों के प्रति कठोर है, उनके साथ गैर पेशेवर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मिनट दर मिनट गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे टारगेट रखे हैं जिसे पूरा करना कर्मचारियों के लिए संभव नहीं है। इतना ही नहीं, आए दिन टारगेट्स में बदलाव होते रहते हैं जो कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर बुरा असर डालता है। इस चिट्ठी का खंडन सेबी की ओर से किया गया। सेबी ने 4 सितंबर को बयान जारी किया और कहा कि सेबी के कर्मचारियों को बाहरी तत्वों की ओर से गुमराह किया जा रहा है। सेबी के इस आरोप के बाद शिकायत करने वाले कर्मचारियों ने मुंबई में सेबी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया और माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। तो ये तो वो आरोप हो गए जिनके बाद माधवी बुच और सेबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। और अब पीएससी की जांच उस पर होगी। पीएससी की जांच में क्या होगा और माधवीपुरी बुच का भविष्य क्या हो सकता है, सुनिए पत्रकारों से इनसाइट्स। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल उसको हेड करते हैं। इसके अंदर तमाम सांसद हैं, विपक्ष के और पक्ष के, और इसकी एक बैठक होने वाली है 10 सितंबर को। इस मीटिंग का जो एजेंडा शेयर किया गया है तमाम लोगों के साथ में, उसपे आइटम नंबर 160 पर रखा गया है रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे ट्राई है, अन्य बॉडीज हैं। तो उन सभी की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा। अब 10 सितंबर को कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की जो सीएजी रिपोर्ट है उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इसके बाद तो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, सेबी माधुरी बुच जो कि सेबी की चेयरपर्सन है उनको भी बुला सकती है, समन कर सकती है, और वो बाइंडिंग होगा उनके ऊपर, यानी उनको आना पड़ेगा। और उसके बाद उनसे पूछा जा सकता है कि जो तमाम आरोप पिछले कुछ समय से लग रहे हैं सेबी के ऊपर, चाहे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर कि आपने उनको क्लीन चिट दिया, इसके अलावा भी जो तमाम चीजें निकल कर आई कि उन्होंने एक प्राइवेट बैंक से सैलरी भी उठाई ली जब वो सेबी की चेयरपर्सन थी, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे बात की जा सकती है। अभी तक उनको सम्मन नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर इस पर मंथन किया जा रहा है और आप कह सकते हैं कि संभावना है कि उनको इस कमेटी के सामने पेश होना पड़े। मैं ये जानकारी भी दे दूं दर्शकों को कि ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि एक सेबी का चेयरपर्सन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके सामने पेश होगा या उसकी अपनी सफाई पेश करेगा। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। तो कुल मिलाकर लेकिन क्योंकि पीएससी के चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि स्टॉक मार्केट में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, सेबी को लेकर सवाल उठाती रही है। इस वजह से इस पूरी की पूरी खबर को बहुत संजीदा लिया जा रहा है और जाहिर है आप ये मान के चलिए कि ये आने वाले दिनों में एक राजनीतिक मुद्दा भी बने। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी है हरियाणा चुनाव से रेसलर कुश्ती के खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने 6 सितंबर को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रदेश में चुनाव से पहले दोनों राजनीति में आए हैं तो उन्हें टिकट मिलने की सुगबुगाहट भी है। 6 सितंबर की सुबह विनेश और बजरंग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मीटिंग के कुछ देर पहले विनेश फोगाट ने रेलवे में ओएसडी की नौकरी से ऑफिशियली रिजाइन भी कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष से मीटिंग के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद दोनों पहलवान कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान और हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, हम शुरू से पहलवानों के साथ खड़े थे, हमें आप पर गर्व है। विनेश और बजरंग ने भी कुछ कहा, वो सुन लीजिए। मैं चाहती तो जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया।
उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते। मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। रेसलर्स प्रोटेस्ट में विनेश और बजरंग के साथ रही साक्षी मलिक ने दोनों के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कहा है कि ये उनका निजी फैसला है। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। अगली सुर्खी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की कही ये बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि अपने काम के जरिए कोई भी व्यक्ति एक बेमिसाल शख्सियत बन सकता है, लेकिन हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं नहीं, ये बात हम नहीं दूसरे तय करेंगे। हमें ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। ये सब तय करना लोगों का काम है, हमारा खुद का नहीं। पुणे में मोहन भागवत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जो शंकर दिनकर काणे की जन्मशती पर रखा गया था। संघ प्रमुख के संबोधन की 3 और खास बातें जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति गंभीर है क्योंकि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ डटे हुए हैं। हम वहाँ के झगड़े में न पड़कर दोनों पक्षों की सेवा करके देश की आग को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सुलगने के बजाय बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन चमक सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। भागवत के इन बयानों के बाद कांग्रेस का पलटवार भी आया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, लिखा है उन्होंने कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने की हिदायत क्यों नहीं देते, देश दुनिया टहल रहे हैं, वहां भी जाएं। अगली सुर्खी है, भाजपा ने शुक्रवार 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपये यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 1 बीघा जमीन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर संभाग के गांदरबल में चुनावी सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर अपने हिस्से के इल्जाम लगाए। नहीं ना, मैं कहा 2014 में हारा, मैंने 2014 में यहाँ इलेक्शन ही नहीं लड़ा था ना, मैं 2002 में हारा था। लेकिन आप हार याद करते हो ना, मैं तो जीत याद करता हूँ। मैं 3 बार यहाँ से जीत के पार्लियामेंट का मेंबर गया, मैं 1 बार यहाँ से MLA गया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और गांदरबल के लोगों की अगर ये चाहत रही तो इंशाल्लाह इस बार फिर मुझे यहाँ से MLA के तौर पे भेजेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप।